हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। जो कि इस चैनल का नाम बदला गया है। अभी हमेशा के लिए सेंटर ऑफ सक्सेस के नाम से ही रहेगा। तो आप लोग अपना प्यार बरसाइए। जैसा सेंटर ऑफ सक्सेस के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है, एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो बनाने में समय भी लगता है। आपको लगता होगा कभी कि आया और बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय लगता है, ऑथेंटिक उत्तर देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका ये फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये है साख सृजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साख सृजन का कार्य जो कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का निर्माण वाणिज्यिक बैंक की शिखर संस्था के रूप में, जो कि आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक संस्था है। तो ये है नाबार्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली जो कि एक स्रोत संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब प्रास्थैतिक विकास प्रारंभ होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेक ऑफ अवस्था जो कि आर्थिक विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है, और यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास 5 बुनियादी चरणों में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 20 सूत्री कार्यक्रम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति का प्रारंभ आपका 1966 से 67 के बीच में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था एवं 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में हुआ था। तो इस प्रकार आपका हरित क्रांति, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाता है। तो ये परितंत्र बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परितंत्र जो कि जीवमंडल की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के वे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानीय प्रजातियों को भी प्रचुरता पाई जाती है। पारिस्थितिकी या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेस्ले ने 1935 में किया था। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये है अनाईमुदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। नीलगिरी की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, ये सभी आदि पश्चिमी घाट में ही स्थित है। अनाईमुड़ी जो कि इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है। तो ये पाकिस्तान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है। तो ये है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.48%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो ये आपका गिनी में है, ऑस्ट्रेलिया के गिनी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? तो ये है ठंडी जलधारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कैलिफोर्निया तट से विषुवत रेखा की तरफ प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्योंकि? तो यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम रहता है एवं विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या जो कि अधिक होती है, एफ जो कि जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल m1 m2 बटा r², जो कि फोर्स आपका यहाँ पे इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा r² के होगा। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षाकृत विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल का प्रभाव अधिक रहता है। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी पे स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हुई कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसी काल में सोमेश्वर श्रेणी का भी निर्माण हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो यह है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर उत्तर भारत की बात करूं तो नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के साधन 4 तरह के होते हैं: कुओं द्वारा सिंचाई, नलकूपों द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई तथा नहर द्वारा सिंचाई। अगला प्रश्न जो कि मिलान करना है, तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आपका ये जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र आपका ये चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र आपका ये कोट्टायम में है एवं राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र आपका ये मैसूर में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3124 जो कि ऑप्शन डी है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह है, दक्षिणी फ्लोरिडा तट है और फिजी एटॉल भी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी फ्लोरिडा एवं मन्नार की खाड़ी, तटीय प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति, फिजी एटोल जो कि लक्षद्वीप एटोल प्रवाल भित्ति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, किस कार्यकाल में अंग्रेज़ों को भारतीय शिक्षा के माध्यम में के रूप में स्वीकृत किया गया है? तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका शासनकाल 1828 से 35 तक रहा था। 1835 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में मैकाले का स्मरण स्वीकृत करते हुए शिक्षा के माध्यम के रूप में ही अंग्रेजों को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र में जो कि भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वोत्तम मिट्टी है। अगला प्रश्न, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो ये मंगोलिया है और पहला तो ये कजाकिस्तान है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मंगोलिया, नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाहौस इत्यादि जो कि एशिया के स्थलरुद्ध देश ही हैं। अगला प्रश्न, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से किस अनुमोदित करता है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति के द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1926 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे राष्ट्र जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा करते थे, उन राष्ट्रों का संगठन जो कि राष्ट्रमंडल कहलाता है। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो कि 54 है और 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया गया था। यह भी रखने वाली बात है। अगला प्रश्न, आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किया है और दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो IMF, वाशिंगटन DC, WTO जो कि स्विट्ज़रलैंड जेनेवा, इसका मुख्यालय है। ADB आपका ये फिलीपींस हो जाएगा और सार्क का मुख्यालय आपका ये काठमांडू है, नेपाल काठमांडू। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2143 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मानव अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 16 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूकेमिया जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है, यह रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने जाने से होती है। इसके उपचार हेतु जो कि फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो ये आपका सुपर फॉस्फेट और लाइम नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक नहीं है? तो क्वार्ज नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धचालकों में चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक विद्युत चालकता होती है। अगला प्रश्न, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? तो यह है प्रकाश की आवृत्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से अलग हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता जो कि बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। अगला प्रश्न, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंतरिक रासायनिक ऊर्जा से। सेल में विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें द्रव में डूबी हुई होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों छड़ द्रव के सापेक्ष अलग विभव पर आ जाती है, जिससे दोनों छड़ों के बीच नेट विभवांतर बना रहता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश तरंग क्या होगा? तो ये मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित रहती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश तरंगे जो कि अधिकतम और दीर्घतम तरंगदैर्ध्य के लिए न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न, किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पे निर्भर नहीं होती? तो ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पन को प्रभावित करने के लिए कारक जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, तापमान में वृद्धि और आर्द्रता में जरूरी है, लेकिन उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं पड़ता क्योंकि वाष्पन एक सतह प्रक्रम है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो ये होता है आभासी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो कि दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से समान दूरी पे होती है, इसलिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है और सीधी होती है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो ये विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी शक्ति इनटू समय होता है, तो शक्ति किलोवाट और समय घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार आपका किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, तो ये जल अपघटन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल अपघटन जो कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें जल अन्य यौगिक का उत्पादन करने के लिए एक यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है
तो ये आपका हीलियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन हीलियम ऐसा कोई तत्व के साथ मिलकर यौगिक नहीं बनाता है। और हीलियम अक्रिय गैस है जो गैसीय अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न, न्यूटन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान -9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग इसके बराबर ही होता है। अगला प्रश्न, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो अभी पढ़े हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मर्सिलिया, फन और हॉस्टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो ये हैं टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। पौधे के शरीर जो कि जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का यह मुख्य अवशोषण अंग है? तो ये केवल जड़ ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप जो कि भूमिगत मृदा से जल एवं घोलित खनिज लवणों का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो ये त्वचा होगा, क्योंकि संयोजी ऊतक यानी जुड़ा हुआ हो, तो त्वचा ही जो अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये गोल्जी कोशिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करके कोशिका की सफाई भी करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य का स्थायी दंत सेट में कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल 4 संख्या होती है। 4 प्रकार के दंत होते हैं, कृंतक दंत, रत्नक दंत, अर्धचौवर्णक दंत और चौवर्णक दंत। तो इस प्रकार कुल 4 तरह के दांत होते हैं। कृंतक दंत जो कि 8 होते हैं, रत्नक दंत जो कि चीरफाड़ करने के काम में आता है, तो ये 4 होते हैं। और अर्धचौवर्णक और चौवर्णक कुल मिला के ये 20 होते हैं, जो कि ये ग्राइंडिंग पीसने का काम करते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लौरो और उरो के नाम से जाना जाता है? तो ये है एड्रेनलिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है एवं इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ये विटामिन D2 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है एवं विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन है। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान जो कि 8 लोगों की परिषद में आमात्य की क्या भूमिका थी? तो ये राजस्व मंत्री है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पेशवा पहले प्रधानमंत्री को कहा करते थे और सेनापति सड़िए नौबत को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। और उस समय इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संस्थापक कौन थे? तो ये थे यूहुम। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि आपका ये 1764 में हुआ था। वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। कच्छ का विद्रोह आपका ये 1819 से 31 के बीच रहा था एवं कुल विद्रोह आपका ये 1831 से 32 के बीच रहा था।
तो आपका बोल रहा है कभी कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था, तो 1764 में आपका यही विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल का सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 11 मई 1857 को शुरुआत हुआ था दिल्ली में, लखनऊ में 4 जून को, कानपुर में 5 जून को और इलाहाबाद में 6 जून को। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, तो ये बेलगाम 1924 का अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उस समय स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ वापस मिल गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था, तो ये बरार सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था, बहमनियों के संग में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर शामिल थे, गोलकुंडा शामिल थे। इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न, ब्राह्मण समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये अद्वैतवाद पर आधारित था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जो कि ये हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन था, एवं राजा राम मोहन राय ने ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का भी विरोध किया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन रहा था, तो ये रहा था सितारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सितारा का विलय हुआ था। संबलपुर जो कि 1849 में, झांसी 1853 में मिलाया गया था। अगला प्रश्न, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न भिन्न स्थानों के नाम हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा और प्रयाग। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार के, जो कि चंपारण जिले में स्थित हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो कि जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न, इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो यह है देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकोलो डी कोंटी जो कि विजयनगर आने वाले वो पहले विदेशी यात्री थे, जो कि देवराय प्रथम, जिनका शासनकाल 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो आदि पुराण जो कि ये जिनसेन की साहित्यिक आकृति है। कृत्य कल्पतरु आपका ये लक्ष्मीधर भट्ट की साहित्यिक कृति है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई की साहित्यिक कृति है, एवं नचदिए चरित जो कि श्रीहर्ष की साहित्यिक कृति है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था, तो ये नवपाषाण युग में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम न्यूलिथिक युग भी कहते हैं। इसका आरंभ 9000 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। अगला प्रश्न, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्मा ने कराया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने, एवं यह मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं एपिग्राफी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि अभिलेख और दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं, और सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिसेमेंटिक्स कहते हैं, और पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 88 के तहत जो कि महान्यवादी लोकसभा राज्यसभा
या सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है। वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य है और उसकी कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद है आपका 40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान में गांधीवादी दर्शन इसे माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो यह है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य लेता है एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी लेता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो ये करती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकती है। उच्च न्यायालय जो कि मौलिक अधिकार के साथ अनुच्छेद 226 के अधीन 5 प्रकार का रीट जारी कर सकती है। अगला प्रश्न, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने की प्रतिबंध किया गया है? तो यह है 1881 का कारखाना अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करना प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये होता है संसद का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि जो कि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व से प्राप्त होती है, यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निकाली नहीं जा सकती है जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 के ए में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 जो कि भाषा से संबंधित है, और 343 के 1 आपका ये हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है, मातृभाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो ये औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नामात्र का, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 2 और 4 है। वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री जी के पास है ना, और उनके मंत्रिपरिषद में होती है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 20 के 1 जो कि किसी भी आपराधिक विधि का मुतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड से मुक्ति। अनुच्छेद 20 का 3 किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 22 के 2 बोल रहा है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारण बताना होगा, तो ये कथन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम विषय क्या रहा? तो ये सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खामती चावल अरुणाचल प्रदेश का है, रायगाड़ा शॉल आपका ये उड़ीसा का है, जो कि असम दिया हुआ है, तो यही सुमेलित नहीं है। जबकि सलेम साबूदाना तमिलनाडु का है एवं काल्पी हैंडमेड पेपर आपका ये उत्तर प्रदेश का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नियुक्ति हुई व्यक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो अनित शाह जो कि फिक्की के अध्यक्ष हैं, नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये भी संबंधित है, रघुवर दास जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो ये भी सुमेलित है, एवं क्रिस्टोफर लक्सन जो कि आपका ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इक्वाडोर के राष्ट्रपति नहीं है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति आपका डेनियल नोबोआ है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वार एंड वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर एम ए हसन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही रचना बिस्ट रावत की पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अमिताभ घोष की पुस्तक है स्मोक एंड एसेस।
और KM चंद्रशेखर की पुस्तक है एज गुड एज माई वर्ड। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो ये 126वां रहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पहले स्थान पे फिनलैंड था। अगला प्रश्न, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 4 वेदों के आधार पे अलग अलग जोन बनाए गए हैं। हर जोन में वेद के हिसाब से जिन जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल होता है वहीं पर भी लगाया गया है। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये गुजरात के धोर्डो गांव को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? जो कि एक्सपेक्टेड सेट का लास्ट प्रश्न है। तो ये शुरू की गई है चेन्नई में। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस जो कि ने विशाल क्षेत्रों पे हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न समाप्त हो गए हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेंटर ऑफ सक्सेस को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।